हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों यहाँ पर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने क्या बताया था बच्चों कि हमारे पास दो पिंड हैं। पिंड का द्रव्यमान हम कहते हैं बच्चों m1, इसका द्रव्यमान m2, या बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉल m और कैपिटल M, जो आपको लेना हो ले सकते हो, है ना। अब बच्चों यदि मैं कह देता हूँ कि इसके बीच की दूरी अपनी कितनी बच्चों r, तब न्यूटन साहब ने बताया कि दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है बच्चों, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को मिलाकर लिखेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा m1 m2 बटा आर स्क्वायर। और यदि बच्चों यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा k m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम दोनों चीज़ क्लियर कर लेते हैं, बार बार अपन नहीं देखें, क्योंकि बच्चों ऐसे 2 नंबर में आ गया तो केवल परिभाषा लिखोगे, 3 नंबर में आ गया तो पूरा थ्योरम भी लिखना पड़ेगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर के जगह बच्चों हम जी का प्रयोग करते हैं, तो के जगह जहाँ पर ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप लोग इसका है ना एक छोटा सा थ्योरम जनरेट कर सकते हो। तो भाई ब्रह्मांड के प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है तथा यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मैंने कहा ना द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। जो दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। क्लियर, याद रखिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए, तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पर भी है कि भाई उनके बीच लगने वाले, जैसे दो पिंड हैं, दो कण हैं, कोई भी दो कण है, दो पिंड है बच्चों, उनके भी जो आकर्षण बल लगता है वो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। जैसे पहले बच्चों, जैसे हम मान के चलते हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पिंड ले लिया, इसका द्रव्यमान कितना है m1 है बच्चों, और इससे d दूरी पर या r दूरी पर एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है। तब पहला तो है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूसरा बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिखेंगे, समानुपाती हटाते हैं तो बच्चों एक नियतांक लग जाता है, जहाँ पे जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, पार्किन कक्षा से आप क्या समझते हो बच्चों। पार्किन कक्षा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर है ना एक निश्चित कक्षा, जहाँ पर बच्चों जो हम उपग्रह भेजते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो जिस कक्षा पे भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों भूस्थायी कक्षा या पार्किन कक्षा। जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं पृथ्वी से, जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं बच्चों, तो कुछ ऊंचाई पर जाकर के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है या पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। तो यदि ऐसे उपग्रह जो कि भूस्थायी कक्षा पे बच्चों चक्कर लगाते हैं, है ना, तो उन उपग्रह को भूस्थायी उपग्रह कहते हैं, और जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको हम पार्किन कक्षा या भूस्थायी कक्षा कहते हैं। क्लियर, इसमें कुछ है नहीं बच्चों। जी का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है। अच्छा, त्वरण क्या होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन, समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन होता है वो प्यारे बच्चों त्वरण कहलाता है। ये सबको पता है कि समय के साथ है ना जो भी वेग में परिवर्तन होगा वो त्वरण कहलाएगा। अब जैसे बच्चों मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब कोई वस्तु पृथ्वी से हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं या पृथ्वी की ओर आ रहा है बच्चों, तो वेग में बदलाव होगा ना। तो इस त्वरण को बच्चों बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर कोई वस्तु ले जाते हैं पृथ्वी, तो वेग में परिवर्तन होगा, फलस्वरूप जो त्वरण उत्पन्न होगा बच्चों वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो ये जो जी का मान है, जी का मान है बच्चों, ये कहाँ पर अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होता है। तो जी का मान देखो, पृथ्वी के केंद्र पर तो 0 होता है बच्चों, लेकिन जो ध्रुव होते हैं वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर बच्चों जी का मान अधिकतम और पृथ्वी के केंद्र अंदर चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
तो ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाकी चौथा क्वेश्चन इसको अपन ने समझ लिया। आगे चलते हैं बच्चों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो मैं आपको कराता हूँ तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि भाई यदि आप टाइम पास समझोगे तो बाद में आप लोग खुद पछताओगे बच्चों। तो अभी अपन बात करने वाले हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। बहुत आसान है और इसी फार्मूले से अपन करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। थोड़ा सा समय दें, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना बच्चों, जैसे मैं मान के चलता हूँ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और इसके इस सतह पर एक वस्तु रख दिया गया, एक छोटा सा वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो यदि मैं कह दूं बच्चों, इस वस्तु पर यदि कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर लगा रहता है, रखा रहता है, तो उस पर एक भार कार्य करता है, एक भार कार्य करता है, जो बल है बच्चों एम जी, नीचे की ओर कार्य करेगा ही करेगा। ठीक, अब यदि मैं कह दूं कि ये जो अपना स्मॉल एम और कैपिटल एम, इसके बीच जो लगने वाला बल है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से जी m1 मतलब अपना एक कैपिटल एम और स्मॉल एम, और फिर बच्चों इनके बीच की दूरी r, तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है, और r स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। लेकिन वहीं पे यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रख दिया जाए तो उसमें एक बल और कार्य करता है, वो mg होता है, जो कि भार होता है नीचे की ओर। अब बच्चों इसको हम समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, और दोनों को देखें यदि हम, तो दोनों ही तो बल हैं। जहां जी गुरुत्वीय त्वरण है तो दोनों की तुलना कर दो बच्चों, दोनों बल ही हैं। ये अपना कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध कितना कठिन है, कितना कठिन है। हो सकता था कि आप लोगों के लिए बहुत कठिन लगे, लेकिन अब बताओ बबुआ, अब बताओ किसको कितना कठिन लगता है। जीवन में आपको कठिन नहीं लगेगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। अब इसको लिखना कैसे बच्चों, तो आपको तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है बच्चों। माना पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर माना जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम से बल जी एम एम बटा आर स्क्वायर, ये आपको क्लियर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर एम जी। अब दोनों को तुलना कर दो बच्चों, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, बाकी जी बराबर इतना आ गया, खत्म। ठीक, कोई दिक्कत बताइएगा जरूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कि वास्तव में सर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा गया था कि पृथ्वी के समीप परिक्रमण करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए, यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बच्चों कक्षीय वेग बराबर इतना है। ठीक है, कक्षीय वेग का सूत्र आप लोगों यदि इसको तैयार करना है तो ठीक है। अब जहां r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, h क्या है, ऊंचाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन जब h का मान अत्यंत कम हो, पृथ्वी तल से ऊंचाई अत्यंत कम हो बच्चों, तो इसका मान जो है लगभग r के बराबर हो जाएगा। तो ये लगभग r के बराबर हो जाएगा। तो एक r जब अंदर जाएगा बच्चों तो एक r से r कट जाएगा, √2gr। तो ये अपना कक्षीय वेग होता है v बराबर √gr। ठीक है, g का मान 9.8 होता है, r का मान बच्चों 6.38 × 10⁻6, इसका वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। हालांकि यदि तैयार करना तो कर लो, नहीं तो बच्चों इसको बहुत ज़्यादा फोकस मत करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काम का चीज़ है बच्चों। गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो। देखो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। लेकिन वहीं पे किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इन दोनों परिभाषा में डिफरेंस क्या है, मेन मुद्दा तो ये है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है भाई, यहाँ गुरुत्वीय विभव की बात की जा रही है बच्चों। गुरुत्वीय विभव को हमने क्या परिभाषित दे दिया, एकांक द्रव्यमान का पिंड है। क्या बच्चों, एकांक द्रव्यमान का पिंड है और अनंत से हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं।
एकांक द्रव्यमान का पिंड है और अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पिंड है बच्चों, उसका द्रव्यमान इकाई नहीं है, एकांक नहीं है, है ना, उसका कुछ भी द्रव्यमान हो सकता है। वो पिंड है बच्चों, उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी है दोनों ऊर्जा ही, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो आपका जो कार्य होगा, जो ऊर्जा होगी, वो बच्चों आपका गुरुत्वीय विभव होगा। लेकिन वहीं पे किसी पिंड को हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। दोनों का फार्मूला अलग अलग है बच्चों। इसका फार्मूला V बराबर गुरुत्वीय विभव, आपने यहाँ पर देखिए भैया गुरुत्वीय विभव G है, ये तो गुरुत्वीय त्वरण है सर, विभव तो ऐसा लिखो Gm/r, वो भी ऋणात्मक है बच्चों, ठीक है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा -G(M)r, दोनों ऋणात्मक ही है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें m नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर m बराबर 1 है। एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इसका द्रव्यमान है, पिंड का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वो इकाई नहीं है, कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान है। जब कुछ न कुछ द्रव्यमान है प्यारे बच्चों तो फिर यहाँ पर m रहेगा। क्लियर? इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है, इसका मात्रक जूल है, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि एकांक द्रव्यमान की बात आ जाती है, इसलिए एक द्रव्यमान में कितना कार्य हुआ, इसलिए जूल प्रति किलोग्राम, और इसका मात्रक बच्चों केवल जूल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पलायन वेग। पलायन वेग कैसे, समझो। पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी से कोई वस्तु हम फेंकना चाहते हैं तो जिस वेग से हम फेंक दें कि वह वस्तु वापस न आए, यानी वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने से वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः वापस ना लौटे, वो उसका पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों? पलायन वेग। क्लियर? यानी वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता बच्चों, वो जो वेग है आपका पलायन वेग कहलाता है। यानी जिस वेग से हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं वो पुनः वापस नहीं आता बच्चों, पलायन वेग कहलाता है। अच्छा, अब जैसे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर कोई वस्तु इस वेग से फेंका जाए बच्चों तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब बच्चों यदि किसी गैस की बात करें तो क्या कोई गैस इतना वेग से जा सकता है? नहीं, इसलिए वो पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है और पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन वहीं पे चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब पृथ्वी के पलायन वेग से बहुत कम है। तो चंद्रमा के गैस जो है वो भाई पलायन कर जाते हैं, है ना। इस कारण से चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं पाया जाता। देखो बच्चों, बढ़िया फैक्ट की बात है, समझने की कोशिश करिए। किसी ग्रह पर कोई गैस ठहर सकती है या नहीं, वह इस बात पर डिपेंड करती है कि ग्रह का पलायन वेग कितना है। यदि ग्रह का पलायन वेग किसी ग्रह के माध्य तापीय वेग से कम है तो उस ग्रह पर गैस ठहर पाती है ना, नहीं ठहर पाती। कम है बच्चों तो नहीं ठहर पाती, पलायन कर जाती है। जैसे बड़े ग्रहों बृहस्पति, शनि आदि पर पलायन वेग कमान गैस के, है ना, तापीय चाल से अधिक होता है, अतः इन ग्रहों में सघन वायुमंडल पाया जाता है, ठीक। मतलब कहने का तात्पर्य ये क्या बोला गया कि पलायन वेग यदि तापीय वेग से कम है, गैस के तापीय या माध्य तापीय वेग से कम है तो पलायन कर जाएगा। लेकिन बच्चों पलायन वेग यदि गैस के माध्य तापीय वेग से अधिक है तो पलायन नहीं कर पाएगा, सिंपल सा। अब चूंकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 है, जो कि गैस के अणुओं से बहुत ज़्यादा है बच्चों,
तो ये गैस के अणु बाहर नहीं जा सकते। वहीं पे चंद्रमा तल यानी चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। तापीय वेग 14 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी मतलब चंद्रमा का। तो बच्चों वहाँ का गैस ठहर नहीं पाता और पलायन कर जाता है, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो कुल मिलाकर बच्चों कि मेन फैक्ट है कि पलायन वेग से तुलना करेंगे जो गैस है उसका चाल यदि पलायन वेग से बच्चों कम है तो बाहर नहीं जाएगा, पलायन वेग से अधिक है तो फिर गैस नहीं ठहर सकता, आगे चला जाएगा। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण बच्चों। अब बात करते हैं केपलर का नियम। केपलर के तीनों नियम आपको पढ़ना बच्चों। केपलर के तीनों नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या बच्चों, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते, खत्म कहानी। पहला नियम तो यूं आसानी से आपसे बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट की बात ही नहीं है। ये बोला गया भाई, पहला नियम ये है कि मान लीजिए हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कहाँ बच्चों, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम क्या है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। देखो दूसरा नियम ये है बच्चों कि मान लीजिए आपका ये ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो मान लीजिए टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, फिर बच्चों उसी 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा। अब मान लीजिए अगले बार यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो फिर बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। यानी समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करता है, भले वो दूर कितना भी हो। तो पहला अपना है बच्चों, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। दूसरा, समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। ठीक, चलिए तीसरा नियम है, पृथ्वी के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी है बच्चों, औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि इसका फार्मूला लिखें बच्चों तो क्या बोला गया है, टी स्क्वायर। देखो ना, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी यानी r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फिर बच्चों समानुपाती हटाएं तो k नियतांक लग जाता है। ठीक, इस तरीके से बच्चों सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय नियम है, मतलब पहला नियम ये हुआ कि चारों ओर चक्कर बढ़िया लगाता है। दूसरा नियम क्या है बच्चों कि समान समयांतराल पर समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरा नियम क्या है कि सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उसके मिलाने वाली औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, गति संबंधित केपलर के द्वितीय नियम को लिखना है। तो द्वितीय नियम बच्चों, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों 2022 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले बच्चों मैं शॉर्टकट में बात करूंगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा समय मैं लेता ही नहीं। ये अपना बच्चों पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या कैपिटल R है। त्रिज्या कितना, कैपिटल R है। इससे ऊंचाई पर ले जाते हैं बच्चों, इससे ऊंचाई पर वस्तु को ले जाना चाहते हैं, मतलब इससे h ऊंचाई पर हम ले जाते हैं। कितना, h ऊंचाई पर। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि मान लीजिए दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, h+r। ये तो क्लियर है। यहाँ पर बच्चों m द्रव्यमान का एक वस्तु है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर कितना होता है, कैपिटल Gm, डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डिटेल में आपके बुक में भी है, डिटेल में आपके गाइड में भी है, हम लोग जो नोट्स देते हैं उसमें भी है। ठीक है, ये चीज़ है बच्चों। लेकिन जैसे ये तो अपने पृथ्वी तल पर होता है बच्चों, लेकिन जैसे ऊंचाई पर पहुँचे तो G' बराबर कितना हो जाएगा, Gm बटे बच्चों कितना हो जाएगा, R+h का स्क्वायर। दूरी टोटल बदल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे प्यारे बच्चों। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 का भाग देने पर जब भाग देंगे प्यारे बच्चों तो G' हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर कितना है, Gm बटा R+h का स्क्वायर
और नीचे पे बच्चों जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कट गया, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों और आर प्लस एच का ऐसा हो जाएगा। अब इसी के आगे और भी चलते हैं, आर स्क्वायर, यहाँ अंदर से आर स्क्वायर बाहर ले लें तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ एच प्लस एच बटा आर बचेगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगा, ये पूरा का पूरा भाग ऊपर जाता है तो माइनस में लग जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? माइनस में। तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर का स्क्वायर, वो भी माइनस में लग गया। और द्विपद प्रमेय क्या कहता है कि जो भी माइनस है अंदर जाके गुणा हो जाए, मतलब 1 माइनस 2h, -2 का अंदर गुणा हो गया बच्चों, आर हो गया। ठीक है, यही अपना है ना ऊंचाई पे जाने से गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का सूत्र आ गया 2h अपान आर। इतना सरल है सर? हाँ जी, इतना सरल थ्योरम सर 2 मिनट में हो जाता, बिल्कुल हाँ। यदि बच्चों ये बोला गया कि h का मान बढ़ा दें, h का मान बढ़ाएं, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो g डैश का मान कम होगा। h का मान बढ़ाते जाए तो भाई 1 माइनस जितना वैल्यू 1 में घटता जाएगा तो छोटा मान आता जाएगा। ठीक है, यानी ऊंचाई की ओर जाने से g के मान में कमी आती है, ऊंचाई की ओर जाने से g के मान में कमी आती है। अब यही बात प्यारे बच्चों जब गहराई की ओर जाएंगे तो कैसे थ्योरम करेंगे, थोड़ा सा स्थिति बदल जाएगी। अब ये किसकी बात चल रही थी? ऊंचाई के साथ। अब हम गहराई की ओर चलेंगे। ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों, ठीक है सर, द्रव्यमान कैपिटल M है। मैंने कहा इसके अंदर तक चले गए, यहाँ पर कोई वस्तु M रखा था, अंदर की ओर चले गए। इसकी त्रिज्या तो मान लीजिए त्रिज्या कितनी, कैपिटल R है। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक अंदर की ओर गए तो एक अपना ऐसा एक ऐसा और सर्कल बना लो। आप थोड़ा समझने के लिए आप समझो, बस हो गया। यहाँ तक अंदर तक चले गए, मतलब h गहराई तक चले गए बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? r में h को घटा दो, r में h को घटा दो। मतलब फिर बच्चों सतह पर जो हमने बात करी थी, सतह पर g का मान आपने कहा जी एम बटा आर स्क्वायर। इसको बड़े प्यार समीकरण 1 दे दो। ठीक है, समीकरण 1 दे दो बच्चों। ठीक है, और वहीं पे प्यारे बच्चों जब आप अंदर की ओर जाओगे, यहाँ तक पहुँच गए, तो अब इसके द्रव्यमान से मतलब नहीं, पृथ्वी का भी द्रव्यमान थोड़ा बदल जाएगा। क्यों द्रव्यमान बदल जाएगा? क्योंकि पहले वस्तु यहाँ था तो खींच रहा, अब इतने में ही तो खींचेगा, तो इसका क्या भूमिका रहेगी? ठीक है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? आप लोग खुद बताओ, द्रव्यमान कैसे निकालोगे? यदि तो आप तो यही कहोगे सर आयतन गुणे घनत्व होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है कि नहीं? और आयतन का सूत्र क्या होगा? ये गोलाकार है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और बच्चों डी क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व होता है। यदि मैं आपसे कह दूं जी बराबर कितना होगा, तो इसकी वैल्यू बच्चों आप लोगों को यहाँ पे रखनी पड़ेगी। मतलब अपने पास जी बटा आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, फिर प्यारे बच्चों ये जी है, जी हजूरी जी, ठीक है, और 4/3 पाई आर क्यूब टी। तो यहाँ से बच्चों आर से आर कट गया तो कितना बचेगा? 4/3 पाई जी आर टी। ये जी का मान आया है। लेकिन वहीं पे बच्चों जब गहराई पर चाहेंगे, गहराई पर, अब इसमें द्रव्यमान का खेल क्यों हो गया? क्योंकि पहले पूरे द्रव्यमान का इफेक्ट डालता था, लेकिन अब जब गहराई पर आ गया तो इतने ही द्रव्यमान पर आधारित होगा ना। बाहर वाले से क्या मतलब है उसको लेन देन? भाई जब गहराई पर आ गया तो द्रव्यमान के मान पे भी डिपेंड करेगा ना। तो जब हम बच्चों गहराई पर जाएंगे तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा? जी एम, द्रव्यमान बदल जाएगा। सही है सर। आर माइनस एच, दूरी बदल जाएगी। ये भी सही है सर। ठीक है, अब बच्चों ये जी तो जी रहने दो, आर माइनस एच रहने दो। द्रव्यमान कैसे? आयतन, आयतन का होता है फार्मूला 4/3 पाई आर, आर का मतलब है आर माइनस एच क्यूब। और घनत्व तो कितना बच्चों? घनत्व तो उतना ही रहेगा, ये तो उतना ही रहेगा, घनत्व तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और नीचे ये आर, ये तो लिखा है सर, ये तो लिखा है। ठीक है, आयतन पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब फिर ये भी कट जाएगा भाई, इसको काट दो, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 4/3 पाई, पाई है, जी है, फिर आर माइनस एच है और डी है। अब इसमें भी बच्चों अपन को क्या करना है? समीकरण, इसको समीकरण 1 दे देना और समीकरण 2 दे देना। इसको समीकरण 2 दे देना। समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो बच्चों, तो जी डैश अपान जी, तो इतना है 4/3 पाई जी
आर माइनस एच डी, इसका कितना है 4/3 पाई जी आर डी, इससे कट जाएगा बच्चों, डी से डी कट जाएगा, तो अपना कितना बचेगा आर माइनस एच अपान आर, भाग दोगे बच्चों तो 1 माइनस एच अपान आर, यानी जी डैश बटा जी बराबर 1 माइनस एच अपान आर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। ठीक, और फिर एच का मान बढ़ाते जाओगे, गहराई जितना अंदर जाओगे जी के मान में उतना ही कमी आता जाएगा। इसमें भी बच्चों गहराई पर भी जाएंगे तो जी के मान में उतना ही कमी आता जाएगा। तो 2 थ्योरम कर लिया अपन ने। हाँ बाबूजी, ऊंचाई की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, गहराई की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम फैक्ट की बात करते हैं ना भाई, बैठे ही हम आपको समझाने के लिए, टाइम पास वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम फैक्ट की बात करते हैं। आप लोगों से ये गुजारिश भी करते हैं कि आप बढ़िया पढ़ो भी, तैयार भी करो, रिवीजन आपको कम समय में। और अब अगला टास्क है प्यारे बच्चों, अगला क्या टास्क है जानते हैं क्या? ठीक है, पलायन वेग के लिए सूत्र की स्थापना। सर इतना लंबा चौड़ा कैसे करोगे? पलायन वेग देखो भाई, कितना कम समय में बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, क्योंकि अब रिवीजन करने आए हो ना, रटने तो आए नहीं हो भाई, रटने तो आए नहीं हो। मैंने कहा कि पृथ्वी से किसी वस्तु को मैं फेंकना चाहता हूँ, किसी वस्तु को मैं फेंकना चाहता हूँ, ठीक है। पलायन वेग मतलब वेग ही तो निकालना है और कछु निकालना थोड़ी ना है। मैं कहता हूँ सेंटर वो है बच्चों, द्रव्यमान m है, त्रिज्या कैपिटल R है, कितना दूरी तक ले जाना चाहता हूँ उसको मैं अनंत तक फेंकना चाहता हूँ, R से अनंत तक, ठीक है। तो पहले तो समझो कि इसके सतह पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु, या यहाँ पे m द्रव्यमान, इतना ऊंचाई पर m द्रव्यमान का कोई x ऊंचाई पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, बोलोगे सर इसका गुरुत्वाकर्षण नियम से g m स्मॉल m, दूरी कितना है x स्क्वायर, इतना बल लग रहा है, ठीक। अब मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य कितना होगा, अल्पकार। मैं मान के चलता हूँ कि अल्प दूरी dx विस्थापित करता हूँ तो अल्पकार होगा, अल्पकार होगा बल गुणे विस्थापन, बल का मान है जी एम स्मॉल m बटा एक्स स्क्वायर, और ये कार, ये अल्पकार है और मैं इसको अनंत तक फेंकना चाहता हूँ तो संपूर्ण कार हो जाएगा। कहाँ से, r से अनंत तक फेंकना चाहता हूँ पूरा, ठीक है, अनंत तक, r से अनंत तक फेंकना चाहता हूँ, r से अनंत तक फेंकना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। कहाँ से, r से अनंत तक फेंकना चाहता हूँ, जी एम स्मॉल m बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। r से अनंत तक फेंकना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, तो जी एम स्मॉल m बाहर ले लो, r से अनंत तक एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस डी एक्स। एक्स के पावर n का समाकलन होता है एक्स के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1। सर यहाँ समाकलन क्यों किया? क्योंकि एक छोटे से एरिया का मान पता है और हमें बड़े से एरिया का मान निकालना है, तो उसका प्यारे बच्चों हम समाकलन कर देते हैं बड़े प्यार से। क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब देखो जरा गौर से बच्चों, इसका जब समाकलन होगा तो कितना होगा बच्चों, एक्स के पावर -2 है प्लस 1, नीचे भी -2 है प्लस 1, कहाँ से r से अनंत तक, जी हाँ। कितना हुआ बच्चों, जी स्मॉल m, यहाँ पर बच्चों x के पावर -1 होगा, -1 यहाँ भी हो जाएगा, r से अनंत तक, माइनस बाहर ले आओ, माइनस जी एम स्मॉल m, x नीचे चला जाएगा माइनस कर्ण बच्चों, क्योंकि माइनस ऊपर है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, r से अनंत तक। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, मतलब पहले बच्चों 1 अपान अनंत रखेंगे, फिर माइनस में 1 अपान r हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 बटा अनंत मतलब 0, माइनस माइनस प्लस, इन्हीं आ गया जी एम स्मॉल m बटा r। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। अब ये क्या आया, ये आया W, ये क्या आया बच्चों, कार है, और कार ही ऊर्जा है, कार ही क्या है, ऊर्जा है। अब बच्चों यहां से इसकी गतिज ऊर्जा मान लीजिए v वेग हो, पलायन वेग मान लीजिए, पलायन वेग कितना है, पलायन वेग सर, पलायन वेग v है, तो गतिज
गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1/2 mv²। और ये भी ऊर्जा है, कार ही तो ऊर्जा होती है, कार ही तो ऊर्जा है बच्चों। यानी 1/2 mv² किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा Gm(m)r के। तो m से m कैंसिल हो गया बाबूजी, और 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो v² बराबर कितना हो जाएगा 2Gm/r। तो v बराबर √2Gm/r। अब कुछ आप लोगों के दिमाग में जूझ रहा होगा कि स्मॉल g बराबर होता है सर Gm/r², तो gr बराबर हो जाएगा Gm/r। ये फार्मूला, एक r इधर ले आया, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम gr लिख सकते हैं, इसलिए एस्केप वेलोसिटी बराबर √2, देखना बच्चों इस gr को लिख दो इसके बराबर, और यही बच्चों पलायन वेग का व्यंजक है, पलायन वेग का व्यंजक है, पलायन वेग का बच्चों क्या है, व्यंजक है। ठीक है, देखो यार कुछ क्वेश्चन करा देंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम करा देंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक, एक क्वेश्चन अभी और कराते हैं मज़ेदार तरीके से प्यारे बच्चों। क्या कराने वाले हो सर, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। कक्षीय वेग यानी कक्षीय चाल व पलायन वेग, पलायन वेग में संबंध। ठीक है, अब देखो बच्चों बड़ा सिंपल है यार, ये पलायन वेग का सूत्र आपने पढ़ा। देखो कक्षीय चाल होता है या कक्षीय वेग जो होता है, कक्षीय वेग v0। ठीक है बच्चों, तो इसका जो होता है 2 को हटा दो, 2 को हटा दो तो Gm/r होता है। देखो वह एस्केप वेलोसिटी बच्चों, यहाँ 2 जोड़ दो 2Gm/r। अब बड़ा प्यार से समीकरण इसको 1 दे दो और 2 दे दो, अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो यार, भाग दे दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, जब भाग देंगे प्यारे बच्चों तो VE/VO बराबर √2Gm/r, और √Gm/r कट जाएगा, √2 ही तो बचेगा, Gm/r Gm खत्म, तो एस्केप वेलोसिटी √2 इंटू है ना बच्चों अपना कक्षीय चाल आ चुका है। यानी यदि आपसे बोल दें कि पलायन वेग जो होता है √2 गुना होता है कक्षीय वेग के, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके अलावा जो होगा भाई तो रिवीजन कर लेना, बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपको मैंने रिवीजन करा ही दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। भाई चैनल पे आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।